इसके एडवांटेजेस हैं। हालांकि बहुत सारे हैं, लेकिन ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया 5 एडवांटेजेस में। तो अगर इसके बारे में थोड़ा एडवांटेजेस के बारे में स्टार्ट करने के पहले अगर कुछ बातें कर ली जाए, जैसे कि जब भी इसकी तुलना की गई, इसकी इवेल्युएशन किया गया 5G का जहां जहां पे है ये, एंड इट्स इफेक्ट ऑन देयर ऑपरेशन, तो कुछ बातें तो अभी तक निकल के आई हैं। इट्स हार्ड टू इग्नोर द कॉमन मैसेज रनिंग थ्रू द बिजार्ड ऑफ एड्स फ्रॉम AT&T, वेरिजॉन एंड अदर कैरियर्स। यानी कि AT&T जो अमेरिका की सबसे बड़ी, जैसे अपने यहाँ रिलायंस है, एयरटेल है, वैसे वहाँ AT&T जो है वो सर्विस देती है। तो उसने जो अभी तक 5G का डिप्लॉयमेंट किया और पूरी तरह से अब जो है उस पे फोकस कर रहे हैं, और 5G जो है वो फोकस कर रही है ह्यूमन बिहेवियर पे। मोस्टली जो है ये ह्यूमन बिहेवियर। अब ह्यूमन बिहेवियर क्या कहता है? कहता है भैया डाउनलोड अ मूवी इन 5 मिनट्स। तो हम लोग के तो पहले ही दिमाग में यही आता है कि 5G आने से क्या होगा, कि क्या मिनटों में जो है वो मूवीज डाउनलोड हो जाएंगी, या वीडियो फाइल्स जो है 1 GB 2 GB कैपेसिटी की मिनट में डाउनलोड हो जाएगी। तो इट्स इम्पैक्ट ऑन इंटरप्राइजेस विल बी मल्टी डायमेंशनल। तो ये तो सिर्फ एक डायमेंशन है जो मूवी के एस्पेक्ट को हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे जो है वो डायमेंशन है, यानी बहुत सारी फील्ड है जहां पे इसके इफेक्ट को देखा जाना है। Businesses will ultimately benefit from having faster wireless connectivity, but not without hefty investment in capex and in continuing operation. डेफिनेटली जो बिजनेस है, यानी जो कॉमर्शियल गेन होना है, वो तो बेनिफिट होगा क्योंकि फास्टर वायरलेस कनेक्टिविटी होगी। पर जो ध्यान रखने वाली बात है कि क्या इसमें हमारा पैसा जो है वो ज्यादा तो नहीं लग रहा है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में या कनेक्टिविटी में। तो वही वो कह रहे हैं कि नॉट विदाउट हैफ्टी इन्वेस्टमेंट। हैफ्टी मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए बगैर। हियर आर 10 5G प्रोज एंड कॉन्स। तो अब हम लोग 10 एडवांटेज और डिसएडवांटेज मिला के बात करेंगे, जो प्रेजेंटली एंटरप्राइजेस जहां पे ये काम कर रहे हैं वहां पे देखने में आ रही है। उसके सर्विस से रिलेटेड, उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसकी कनेक्टिविटी से रिलेटेड क्या फायदे क्या नुकसान है, उसको थोड़ा आज समझते हैं। तो पहला प्रॉस, यानी हम लोग पहले एडवांटेज की बात करते हैं, और पहला ही एडवांटेज है स्पीड। विद थियोरेटिकल स्पीड ऑफ अप टू 20 Gbps, जैसा कि ये कह रहे हैं कि थियोरेटिकली 20 Gbps तक की स्पीड रहेगी। प्रैक्टिकली उससे पॉसिबल उतनी नहीं दिखती, उससे कम दिखती है। 5G offers data rates that are orders of magnitude greater than 4G and 4G LTE। तो डेफिनेटली ये जो 5G है अगर 20 Gbps से देता है, तो अभी जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं 4G और 4G LTE, इससे तो काफी तेज है। The actual speed an enterprise customer will be able to reach will depend on variety of factors। अब जो एक्चुअल स्पीड हम लोग तक आती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वैरायटी ऑफ फैक्टर्स जो है वो बताते हैं कि भैया क्या वो चीज है जिस पर एक्चुअल स्पीड जो हमको मिलती है वो डिपेंड करती है। अमंग देम प्रॉक्सिमिटी टू टावर। तो सबसे पहले तो उसमें आ जाएगा कि टावरों के बीच की दूरी कितनी है, प्रॉक्सिमिटी टू टावर्स, कितने नजदीक मेरा जो कनेक्शन है वो है, यानी मेरा मोबाइल फोन या मेरी जो घर में और डिवाइसेस लगी हैं या मेरा व्हीकल है जो अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो ये टावर से कितनी दूर है। और दूसरा, टावरों के बीच की दूरी कितनी है आपस में, इस पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। द टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन ऑफ द कैरियर इटसेल्फ एंड वेदर आर नॉट सपोर्ट कंपोनेंट्स हैव बीन engineered टू सपोर्ट मल्टी गीगाबिट परफॉर्मेंस। उसके बाद ये बात आती है कि जो आपने कंपोनेंट यूज किया है नेटवर्क में, क्या वो कंपोनेंट मल्टी गीगाबिट परफॉर्मेंस देने की कैपेबिलिटी रखते हैं या नहीं रखते। अब आपने कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, ठेकेदार ने लगा दिया, एंटीना वेंटीना बना खड़ा कर दिया, पर उसने
पैसा बनाने के चक्कर में सस्ते कंपोनेंट लगा दिए, अब वो उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी तो बन गई, लेकिन जो है टावर के नजदीक रह करके भी हमको उतनी कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही। तो ये इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या जो नेटवर्क कंपोनेंट आप यूज कर रहे हैं वो उस मल्टी गीगाबिट परफॉर्मेंस, क्योंकि हम लोग जीबीपीएस की बात कर रहे हैं ना, तो जब जीबीपीएस की बात कर रहे हैं तो मल्टी गीगाबिट का जो है वो परफॉर्मेंस होना चाहिए कंपोनेंट का। दैट सेड, there is no question that 5G will enable enterprise use of services such as automation and advanced video conferencing capabilities that were unable with older standard। अगर इन बातों का ख्याल रखा जाता है तो डेफिनेटली ये इस बात को कह रहे हैं कि 5G विल इनेबल यूज ऑफ सर्विस। कैसी सर्विस? ऑटोमेशन की, यानी कि ऑटोमेटिक वर्क, यानी रोबोट्स जो ऑटोमेटिकली वर्क करेंगे या मशीनें जो ऑटोमेटिकली वर्क करेंगी, अपने से डिसीजन कैपेबिलिटी जो उनकी होगी। तो ये सब कुछ जो है तेज गति से तभी हो पाएगा जब कंपोनेंट्स अच्छे हो, प्रॉक्सिमिटी ऑफ टावर्स बिल्कुल सही जगह पे हो, एंड जो दूसरी सबसे बढ़िया चीज आएगी एडवांस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैपेबिलिटी। अभी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, लेकिन अगर आप दूर दूर देशों में बैठे हैं और नेटवर्क से जुड़ना चाहते हैं तो आप देखते होंगे कि जो है स्क्रीन फ्रीज हो जाती है, आवाज आती है या आवाज रुक जाती है, स्क्रीन पे आदमी कुछ दिख रहा है, बोल रहा है तो थोड़ी देर बाद सुनाई दे रहा है। तो ये सब जो ओल्डर स्टैंडर्ड्स में जो प्रॉब्लम है, इन सब में तो सुधार होगा। तो स्पीड के रूप में अगर आप देखते हैं तो 4G और 4G LTE से ये एडवांस दिखता है। एंड नॉट ओनली डज 5G ऑफर हायर स्पीड्स बट इट ऑफर्स समथिंग दैट परहैप्स मोर इम्पोर्टेंट, लो लेटेंसी। अब ये लो लेटेंसी क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, लो लेटेंसी। इसको आप जरा ऐसे समझिए कि लो लेटेंसी हम किसको कह रहे हैं। आप जैसे कार्ड अपना एटीएम में लगाते हैं, जब आप कार्ड एटीएम में लगाते हैं, कार्ड रीड हो जाता है, रीड होने के बाद एटीएम मशीन सैटेलाइट के थ्रू आपके बैंक को कनेक्ट होती है। जितनी देर बैंक आपके इंफॉर्मेशन को चेक करता है, उसमें से जो भी ट्रांजैक्शन अमाउंट है उसको डेबिट क्रेडिट जो करना है वो करता है, उतनी देर बैंक का विंडो ओपन है, उतनी देर आपका एटीएम कार्ड भी ओपन है, उतनी देर कोई भी उस कार्ड या उस बैंक में हैकिंग जो पॉसिबिलिटी होती है उसको कर सकता है। ये जो लेटेंसी टाइम है, यानी ये जो ओपन विंडो आप दे रहे हैं अपने कार्ड के थ्रू अपने को और बैंक के सर्वर के थ्रू बैंक को, इसको कम से कम किया जाए, इसी को कहा लो लेटेंसी। तो लो लेटेंसी का मतलब ये हो गया कि जो 5G है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा उस टाइम को, द टाइम इट टेक्स फॉर नेटवर्क डिवाइसेस टू रिस्पॉन्ड टू कमांड्स टू लेस देन 5 मिलीसेकेंड्स। तो अगर हैकर्स चाहते भी हैं कि वो हैक करें किसी बैंक की साइट को, किसी बैंक के अकाउंट को, ट्रांजैक्शन पर्पस को, आपके कार्ड्स की डिटेल को, तो उनके लिए जो समय है अभी जो मिल रहा है उससे कम मिले। इसको कह रहे हैं लो लेटेंसी। According to some trials, apps and services will work identically regardless of their location, eliminating the lag that can plague real time communication। तो जो रियल टाइम कम्युनिकेशन में लैगिंग होती है टाइम की, सर्वर टू सर्वर, आप देखें बैंक टू बैंक भी ये होता है। कुछ बैंक के एटीएम कार्ड जो है उसी मशीन पे वर्क करेंगे, कुछ के नहीं करते। अब है तो सारे इंडिया के ही बैंक, काम तो उसी जोन में कर रहे हैं। अब आप गोरखपुर में इलाहाबाद बैंक है, गोरखपुर में एसबीआई है, गोरखपुर में पीएनबी है, लेकिन जब आप यूज करने जाते हैं कार्ड को तो दो कार्ड वो रीड करता है, तीसरे को रीड ही नहीं करता, वो सर्वर में फॉल्ट दिखाता है। अब ये हो क्या रहा है? लैग। तो रियल टाइम कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो रहा। 5G के थ्रू क्या कह रहे हैं कि ये जो एप्स एंड सर्विसेज होंगी वो आइडेंटिकली वर्क करेंगी सारे बैंक की। तो जो टाइम लिमिट है वो बिल्कुल फिक्स रहेगी कि भैया इतने में जो है कार्ड रीड होगा, इतनी देर के लिए विंडो ओपन रहेगी बैंक की और इतनी देर में ये वर्क
हो जाना है, क्योंकि स्पीड एनहांस रहेगी। तो जो वल्नरेबिलिटी है, जो खतरा है, उसको रिड्यूस किया। थर्ड इज कैपेसिटी। तो तीसरा जो है वो है कैपेसिटी। जब आप कैपेसिटी की बात करते हैं, तो कैपेसिटी की बात हम लोग कई टर्म में करते हैं। कैपेसिटी की बात करते हैं कि डेटा ट्रांसफर की रेट कितनी होगी। कैपेसिटी की बात करते हैं कि एक टावर से जुड़े हुए कितने लोग रहेंगे। कैपेसिटी की बात करते हैं तो जो टावर है उसकी रेंज क्या होगी, यानी कि उसका जो एरिया है उसके चारों ओर 360 डिग्री में, वो कितना होगा। क्या वो कुछ मीटर का होगा या किलोमीटर तक होगा। ये सारी चीज की जो है वो कैपेसिटी 4G से कह रहे हैं कि एडवांस होगी। हालांकि 4G और 5G में कल जैसे हम लोगों ने बात किया कि नंबर ऑफ टावर्स बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली जो एरिया है जहां पे इनको एड्रेस करना है, जहां पे ये डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, वो एरिया छोटा हो जाएगा। पर वो एरिया छोटा जरूर होगा, पावरफुल हो जाएगा। तो पावरफुल क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब मान लीजिए कि 5 घरों में ही करना है, तो 5 घर अगर चारों ओर ले लें तो 25 घर हो जाए, या जितनी डायरेक्शन लेंगे तो नंबर ऑफ हाउसेस बढ़ेंगे। प्लस हाउसेस में अब आपके जो डिवाइसेस हैं वो भी तो बढ़ जाएंगी। और प्लस सारी डिवाइसेस जो है वो अब इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहेंगी, क्योंकि सब स्मार्ट है। स्मार्ट फ्रिज है, स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट वॉशिंग मशीन है, स्मार्ट एसी है, स्मार्ट व्हीकल है। जितने स्मार्ट होते जाएंगे डिवाइसेस, उन सारे की स्मार्टनेस का पैरामीटर क्या है, इंटरनेट से कनेक्ट है या नहीं, उनकी यूजेबिलिटी हो रही है कि नहीं। तो अब उनको भी इंटरनेट चाहिए, तो नंबर ऑफ डिवाइसेस बढ़ जाएंगी। नंबर ऑफ डिवाइसेस बढ़ेंगी और साथ में आपको स्पीड भी वो बनाए रखनी है। तो इसको ही लेकर के कह रहे हैं कि जो टोटल कैपेसिटी होगी वो डेफिनेटली जहां पे अभी यूज में हो रहा है वहां ये पाया गया कि 4G से 100 टाइम्स बेटर जा रही है। एस्टिमेशन है ये। Enterprises therefore no longer have to assess their cellular and Wi-Fi wireless strategies as on either or proposition. With 5G, companies can switch between cellular and Wi-Fi connectivity as needed. अब 5G के बाद ये क्या कह रहे हैं कि इंटरनेट, यानी कि जो डिफरेंट नेटवर्क है, 5G, एयरटेल, वी, आइडिया, जो कुछ भी है इंडिया में, ये कह रहे हैं कि ये अपने नेटवर्क के बीच में इनकी जो स्विचिंग है वो स्मूथ होगी। और वो किस पे डिपेंड होगी, वो अपने कस्टमर पे डिपेंडेंट नहीं होगी, वो पर्टिकुलर एरिया डिपेंडेंट होगी कि किस एरिया में कौन सी चीज की जरूरत ज्यादा है। जैसे अर्बन एरिया, तो अर्बन एरिया में स्मार्ट डिवाइसेस नेचुरली ज्यादा होंगी, रूरल एरियाज में कम होंगी। तो जहाँ पे ज्यादा होंगी वहां पे नेट की स्पीड ज्यादा चाहिए, वहां पे जो है बीम का फोकस, यानी कि जो नेटवर्क डेवलप हो रहा है एंटीना से, उसकी पावर ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सारे ही डिवाइसेस को कनेक्ट करना और सभी कनेक्ट होना चाहते हैं। इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज वहां कम हो गया। प्लस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधा हुई। तो अब जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो यहाँ पे आए दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो के थ्रू जो है वो बातचीत ज्यादा हो, ज्यादा लोगों के बीच होगी। तो क्या वो नेटवर्क उन जो रिक्वायरमेंट है उसको कैटर कर पा रहा है या नहीं, उसको पूरा कर पा रहा है या नहीं। तो ये भी एक देखने का काम होगा। तो ये पाया गया कि 4G से तो 100 गुना बेहतर, ऐसा एस्टिमेट भी किया इन लोगों ने, और इसके करीब करीब पाया भी जिन कंट्रीज में यूज हो रहा है। तो एंटरप्राइजेस देयरफॉर नो लॉन्गर हैव टू असेस देयर सेल्युलर, यानी पुराना जो सिस्टम था वाईफाई सेल्युलर नेटवर्क से जुड़ेंगे तब जाके वो काम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप पर्टिकुलर उनके नेटवर्क में, यानी उनके वाईफाई नेटवर्क में गए बगैर भी उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि अब सब कुछ जो है वो सिंगल नेटवर्क से हो जाएगा। Without fear that performance will suffer or that mobile broadband accessibility will be limited, especially in high congestion environments such as Manhattan and other major urban area। तो ये एक्चुअल में अभी इंडिया में तो है नहीं, तो इन्होंने ये जो स्टडी की है, ये मैनहट्टन एक इलाका है, मुझे याद नहीं आ रहा न्यूयॉर्क में है या वाशिंगटन में है, ये एक पर्टिकुलर एक ये एरिया है, जैसे अपने गोरखपुर में गोलघर एक एरिया हो वैसे। तो वहां पे ये बहुत जो है
हाईली डेंसली पॉपुलेटेड है और बहुत ज्यादा एडवांस कहने या फीचर्स यूज होते हैं। तो उन जगह पे ये पाया कि पहले जब 4G यूज कर रहे थे तो मोबाइल ब्रॉडबैंड एसेसिबिलिटी जो थी वो लिमिटेड हो जाती, परफॉर्मेंस सफर करता था। पर 5G के थ्रू ये पाया कि जब स्विच होने लगे डिफरेंट सेलुलर और वाईफाई के बीच में, यानी डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में, जैसे AT&T का भी है और दूसरी कंपनी का भी है, तो जिसका जो नेटवर्क प्रोमिनेंटली उस जगह पे उस वक्त काम कर रहा है उस पे कस्टमर को स्विच कर देते थे। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो गई। चौथा इन्होंने कहा न्यू जनरेशन ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग बेस्ड सर्विस। तो हम लोग बात कर ही रहे हैं कि आने वाले समय में मशीनें जो है वो बहुत कुछ काम अपने व्यवहार के हिसाब से करेंगी। आपके घर में जो मशीन है वो आपके व्यवहार को जज करेगी। उन व्यवहार के आधार पे आपका जो डेली रूटीन है उसके आधार पे वो अपने में एक निष्कर्ष निकाल लेंगे, एक निर्णय निकाल लेंगे और उसके आधार पे वो कुछ डिसीजन लेने को स्वतंत्र रहेंगे। जैसे IoT पढ़ाते समय मैंने कहा कि अगर आपको सुबह उठने के बाद 7 बजे चाय की जरूरत पड़ती है और आपके घर में एक इस तरह का रोबोट आर्टिफिशियल मशीन है जो इस काम को कर रही है, तो आप 3 दिन उसको निर्देश देंगे कि सुबह 7 बजे का, चौथे दिन आपके बगैर निर्देश दिए हुए उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके कॉग्निटिव बिहेवियर के आधार पे एक एल्गोरिथम बना लेगी और एल्गोरिथम के आधार पर अपने को रीप्रोग्राम कर लेगी कि इनको 7 बजे चाय चाहिए होती है, तो चौथे दिन आपको चाहिए हो या ना हो लेकर के खड़ा रहेगा। तो इस तरह का मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्विसेज जो हैं अब वो आएंगी 5G में। और पॉसिबिलिटी क्यों होगी? क्योंकि डेटा स्पीड ज्यादा है, नेटवर्क की कनेक्टिविटी अच्छी खासी रहेगी और ऑपरेशनल एक्टिविटी, क्योंकि मान लीजिए कि आपने रोबोट को कनेक्ट तो कर दिया, सिग्नल तो मिल गया, लेकिन जब ही वो 2 कदम चला फिर सिग्नल खत्म हो गया। तो रोबोट को तो ऑपरेट होने के लिए कॉन्टिन्यूअसली 24/7 उसको नेटवर्क कनेक्टिविटी तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो उसी के आधार पे काम करेगा, उसी के आधार पे प्रोग्राम्ड है वो। तो 5G ने इन सब चीजों को एक फ्यूल ईंधन की तरह से काम तो दिया है कि हाँ ये चीजें अब पॉसिबल है। तो 5G will fuel the emergence of new generation of interactive services based on AI and machine learning। तो वो सर्विसेज जो मशीन लर्निंग पे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंड है, उनमें अब देखने को मिलेगा कि उनमें काफी गति आ गई है, उनका जो है मार्केट है वो बढ़ेगा। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि 5G इनेबल्ड बहुत सारी डिवाइसेस दिखेंगी। जैसे एलेक्सा अभी आपको दिखता है, तो ये तो एक डिवाइस आपको दिखती है जो नेट से जुड़ी हुई है। ऐसी आपको बहुत सारी डिवाइस आपके घरों में दिखनी शुरू हो जाएगी जो नेट के थ्रू ऑपरेट होंगी। आपके मेन डोर पे जब ही 5G आ जाएगा आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के जो मेन दरवाजे पे जो ताला वाला सिस्टम है ना वो चेंज हो जाएगा। वो ऑटोमेटिक डोर लॉक सिस्टम उनके यहाँ लगेगा और वो जो है वो OTP पे बेस्ड होगा या पासवर्ड बेस्ड होगा। जब तक वो OTP जनरेट नहीं होगी, दूसरे के पास जाएगी नहीं, तब तक वो डोर ओपन ही नहीं होगा। तो एडवांसमेंट ये होगी और सारी एडवांसमेंट किस पे बेस्ड है? कनेक्टिविटी पे, नेटवर्क कनेक्टिविटी पे। OTP आया ही नहीं तो कहाँ से खुलेगा? ऑल्दो कि उसका दूसरा भी रास्ता होगा, ओनर को बताया जाएगा कि भाई ठीक है आप मैनुअल भी इसको ओपन कर सकते हैं, लेकिन वो सभी के लिए नहीं होगा। अगर ओनर नहीं खोलना चाह रहा है, दूसरे को खोलने के लिए कहा जा रहा है, तो ओनर के पास जो OTP आएगा वो उसको जब तक नहीं बताएगा वो ओपन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एसेसिबिलिटी उसके पास नहीं होगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज आने वाली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दैट फीचर्स ऑगमेंटेड रियलिटी इन वर्चुअल रियलिटी। तो अभी हम लोग इसको इसी यूनिट में आगे हम पढ़ने वाले हैं कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है या वर्चुअल रियलिटी क्या है। तो आप देखते होंगे अभी आजकल एनिमेशन में बहुत सारा चीज होता है कि कहीं भी कोई भी एक कार्टून टाइप का चीज जो है वो ला करके कहीं भी प्लेटफॉर्म पे रख देते हैं और उसको वहां पे चलाना शुरू कर देते हैं। तो ऑगमेंटेड रियलिटी का सिर्फ आप ऐसे समझिए कि आपकी मान लीजिए कि बाह है ना, और इस बाह के ऊपर आपको कोई कार्टून आपका चलने लगे, तो दूसरा जो देखेगा उसको, जो वर्चुअल ग्लास से जो देखेगा चश्मे से, उसको ऐसा लगेगा कि आपके बाह के ऊपर वो कार्टून चल रहा है। ये हो गई वर्चुअल रियलिटी, है नहीं लेकिन ऐसा आभास होगा। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये सब फीचर आएंगे। तो इस तरह का बहुत सारा आजकल आप लोग एनिमेशन देखते होंगे गेम में या
यूट्यूब पे जाएंगे तो वहां पे ऐसा ऑगमेंटेड रियलिटी करके वीडियो डालेंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे, वहां पे आप देख सकते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल इट कैन सिमुलेट इन्वायरमेंट्स एंड हेल्प एम्प्लॉइज मेक बेटर डिसीजन अबाउट प्रोजेक्ट्स। तो चूंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, समझाना आसान होगा, आप चीजों को, जैसे कहते हैं ना कि 1000 शब्द से ज्यादा बढ़िया एक चित्र होता है, पिक्चर होती है। तो 1000 पिक्चर से ज्यादा बढ़िया है कि आप खुद ही उस चीज को सामने खड़े होकर के समझाएं, तो और क्लियरली वो चीज समझ में आती है। जैसे अभी हम लोग क्लास ले रहे हैं, तो वर्चुअल क्लास में उतना नहीं समझ में आता, ये आप लोग भी समझ रहे होंगे, हम, मुझे भी पता है। पर जब आप सामने होते हैं तो उस चीज को समझाना ज्यादा ही आसान होता है कि कैसे जो है चीजों को बताया जा रहा है। ये सारी चीज पॉसिबल होगी कि अब कहीं भी बैठा हुआ आदमी किसी को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू रियल टाइम में, यानी उसी समय जिस समय वो वहां बोल रहा है उसी समय आपको वहां यहाँ पे दिखेगा, करते हुए भी, बोलते हुए भी, सब कुछ रिकॉर्डिंग जैसा नहीं, और विदाउट लैग, तो इमिडिएटली जो है डेटा ट्रांसफर होता हुआ दिखेगा। तो इसकी वजह से एम्प्लॉयज को बेटर डिसीजन लेने में क्षमता जो है बढ़ेगी। जो उसका हेड है, सीईओ है, वो जैसा चाहे वैसा मैसेज दे, उस प्रोजेक्ट में क्या क्या काम होना है, ये सारी चीज। ऑटोमेशन में अगर कोई नया उसको करना है तो वो दिखा सकता है कि भाई ठीक है, मेरे यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि इंडिया में कोई कार बननी है और इस तरह की कार अगर अमेरिका में बन चुकी है, अगर वो टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना है, तो बजाय कि अब हम यूएस जाएं, यूएस में ही उस कार में कैसे कैसे वो उन चीज को ऑपरेट किया गया, लगाया गया, कैसे किया जा रहा है, और वहां से उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंडिया के डिफरेंट पार्ट में बता दिया जाए, तो आप अपने जहां जहां बैठे उन चीजों को सीख सकते हैं। तो ये बहुत सारे बदलाव आएंगे इन सब फील्ड में। तो नियर फ्यूचर में ये जो अभी आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस दिख रही है, इसका एडवांस रूप देखने को मिलेगा। ऑनलाइन क्लासेस अब ऐसा लगता है कि अब वो दौर भी आने वाला है जब ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि अब इस पे कुछ ध्यान देना शुरू करिए कि किसी भी सिलेबस का 30 या 40% जो है वो ऑनलाइन रखा जाए, 60% ऑफलाइन रखा जाए। तो ये धीरे 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 गवर्नमेंट्स के भी दिमाग में आ रहा है कि कैसे कैसे इसको करना है। और ये सब कुछ जो है वो 5G के थ्रू होने वाला है। तो मशीन जो है वो रिस्पॉन्सिव हो जाएंगी, प्रिडिक्ट करेंगी करंट एनवायरनमेंट, करंट सिनेरियो पे, और बहुत सारा डिसीजन लेंगी। ये तो है फोर्थ एडवांटेज। पांचवा एडवांटेज, रीथिंकिंग द नेटवर्क। नेटवर्क की जो कल्पना है ना, वही अब बिल्कुल चेंज होने वाली है 5G की। 5G will be impetus leading companies to reimagine their networks. Branch offices could use 5G as their primary connectivity medium, relying on multiple carriers for internet service via SIM card. Offices, both centralized and remote, could take advantage of additional automation and security capabilities. Edge computing will become more predominant thanks to 5G compatible components that can rapidly process and respond to requests, reducing the need for data center backhaul. कल जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए कि आप किसी टावर से जुड़े हुए हैं, और उसी टावर से जुड़े हुए दूसरे कस्टमर को आप फोन कर रहे हैं। अभी की सिचुएशन में क्या होता है कि आपकी कॉल डाइवर्ट की जाती है सेंट्रल जोन को, यानी सेंट्रल ऑफिस को। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग अभी यूपी ईस्ट में है, तो यूपी ईस्ट के भी गोरखपुर में, तो गोरखपुर रीजन का जो इनका ऑफिस होगा, सर्वर वहां पे जाएगा, फिर वहां से यूपी ईस्ट का जो जोन होगा कंप्लीट उनके सर्वर पे जाएगा, फिर यूपी ईस्ट से लेकर के एयरटेल या जियो का जो कुछ भी आपने जो सिम लिया हुआ है उनके सेंट्रल सर्वर तक जाता है, और फिर वहां से वापस आता है उस कस्टमर को जाता है जिसको आपने लिंक किया है। अभी क्या होगा कि 5G के बाद सेंट्रलाइज और रिमोट दोनों वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी वो जो टावर है वो खुद कैपेबल हो जाएगा एडिशनल ऑटोमेशन और सिक्योरिटी कैपेबिलिटी के थ्रू, कि वो खुद ही रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये जो कॉल हो रही है वो विद इन मेरे ही रीच में हो रही है। तो बजाय कि मैं इसको और ऑफिसेस को भेजूं, इसको रीडायरेक्ट यहीं पे कर देता हूं। तो उससे क्या होगा कि एक तो फास्ट कनेक्टिविटी होगी, जो डेटा का लॉस होता है वो नहीं होगा, कॉल ड्रॉप जैसी चीजें घट जाएंगी, ये सारी पॉसिबिलिटी होगी। अब मान लीजिए कि ठीक है वो आपके टावर से नहीं जुड़ा है,
आप 20 किलोमीटर दूर किसी को फोन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली 20 किलोमीटर दूर कर रहे हैं तो कम से कम यहाँ से 20 किलोमीटर के बीच में बहुत सारे टावर पड़ेंगे। तो ये आ जाएगा गोरखपुर रेंज में। तो गोरखपुर रेंज का अपना जो एक इनका लोकल ऑफिस होगा, वो वहीं से डिसाइड कर लेगा कि ठीक है, ये कॉल तो गोरखपुर के लिए की गई है, तो ये डिसीजन मुझे ही ले लेना है। तो दोनों ही तरह की वर्किंग जो है अभी चलेगी, सेंट्रलाइज भी चलेगी और रिमोटली भी डिसीजन लिया जा सकेगा। तो जो नेटवर्क का है वो टोटल रीथिंक हो जाएगा, नेटवर्क की पॉसिबिलिटी जो अभी तक है। तो 5G के थ्रू नेटवर्किंग में यानी टेक्नोलॉजी में बदलाव और प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव, दोनों हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो ये पाया गया कि ये फायदेमंद है, ये अभी कुछ दिख रहा है जिन जगहों पे ये यूज हुआ है। कुछ नुकसान भी है इसके, अब उसकी बात कर लेते हैं। पहला ही है सिक्योरिटी। 5G transport security algorithm are more comprehensive than those supported by the 4G standard, but enterprises might encounter other cyber security issues. The sheer number of IoT devices and components attached to 5G networks will dramatically increase enterprise exposure to threats as attackers attempt to exploit vulnerabilities. अब जरा आप सोचिए कि आपके घर में आपके मोबाइल से 20-25 डिवाइसेस कनेक्ट रहेंगे। ना सिर्फ वो डिवाइसेस आपसे इंटरेक्ट हो रही है, वो इंटरनेट के थ्रू सर्वर से भी इंटरेक्ट हो रही है। जब ऐसा होगा तो ना सिर्फ वो डिवाइस की सिक्योरिटी अगर आपने प्रोमिनेंट नहीं रखी है, यानी उसमें भी आपने एंटीवायरस और ये सारी चीजें अपडेट करके नहीं रखी हैं, वो खुद भी अटैकिंग के उसमें आ जाएगा, बल्कि उसके थ्रू आप भी अटैकिंग जोन में आ जाएंगे। तो साइबर सिक्योरिटी जो है उसको अब कई लेयर और स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बढ़ते हैं वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते हैं। तो उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, ये सोचने की बात होगी। इस पे अभी और काम होना बाकी है। The 5G devices themselves could also be cause for concern, as chips and other components engineered to drive those devices could be infected with malware by nation state actors. तो अब ना सिर्फ वो 5G डिवाइसेस, बल्कि उन डिवाइसेस में जो आपने चिप यूज की है वो, प्लस उन डिवाइसेस से जो कनेक्टेड और डिवाइस है, यानी मेरे मोबाइल से जुड़ी हुई और डिवाइस, इन सब में वायरस के खतरे आने के चांस बढ़ जाएंगे। और अब हमको जो प्रोटेक्शन है, जैसे अभी हम लोग बहुत हद तक करते हैं, तो लैपटॉप को जो है वो एंटीवायरस इंस्टॉल कर रखे हैं या मोबाइल में एंटीवायरस इंस्टॉल कर रखे हैं। अब ये एरिया हमको बढ़ाना पड़ेगा, हमको अपने सारी डिवाइसेस को इस तरह से प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि सारी डिवाइसेस नेट से जुड़ी हैं। और चूंकि हाई स्पीड नेटवर्किंग है, तो आप अपने को और अपने कंपोनेंट को ग्लोबली पूरे विश्व में बहुत तेजी से कनेक्ट करा रहे होते हैं। तो कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठा हुआ आदमी, अगर आपने अपने सिस्टम को फुल प्रूफ नहीं रखा है, तो वो उसको इन्फेक्ट कर सकता है, परेशान कर सकता है आपको। आजकल ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं एंड वायरसेस। तो आजकल वायरस वाले क्या करते हैं, पहले एंटीवायरस बना रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, वो वायरस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोड्यूस का मतलब डाल रहे हैं। फिर जब वो वायरस आपके पीसी को, लैपटॉप को, जिसको भी इन्फेक्ट कर दे रहा है, तो फिर आपसे वो रैंसम लेते हैं कि ठीक है, हम आपसे ये दूर कर देंगे पर आपको इतने पैसे सेंड करने होंगे। और वो भी मांगते किस में है, बिटकॉइन में या डॉलर में। और बिटकॉइन में इसलिए मांगते हैं क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं होता, कोई गवर्नमेंट की निगरानी में नहीं होता। तो ये सब चीज आजकल चल रही है। इसके निशाने पे ज्यादातर जो है वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। कॉमन पीपल से क्या ले लेंगे, आदमी तो फॉर्मेट करा देगा, और क्या बहुत होगा तो उसका डेटा लॉस होगा थोड़ा, उसको फॉर्मेट कर देता है। लेकिन बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके लिए खतरे बढ़ जाते हैं। तो धीरे धीरे जब आपके यहाँ डिवाइसेस बढ़ेंगी तो आप खुद में भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगे, क्योंकि आपके सारे ही सिस्टम जो है वो हैक हो जाएंगे। तो अगर हैक हो गए तो सोचिए कि आपका बिल्कुल जो है, आप अपने घर में ही कैद हो गए। अब दरवाजा ही नहीं खोल पा रहे हैं, फ्रिज आपका ऑपरेट नहीं कर रहा, वॉशिंग मशीन काम ही नहीं कर रहा, एसी चल ही नहीं रहा। अब आप सोचिए कि वो कंडीशन क्या होगी।
कि जब आप अपने ही घर में हो और आपकी अपनी ही डिवाइसेस आपके निर्देश पे काम ही ना करें, उसका कंट्रोल किसी और के पास है, तो ये बहुत बड़ा एक कंसर्न होगा सिक्योरिटी। CapEx and OpEx. The full 5G benefit enterprises will have to upgrade and replace network component. अब कैपेक्स का मतलब होता है कि हम जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उस पर कितना खर्च करने जा रहे हैं, मेरा कितना बजट है, कितना हम अपने ऑपरेशन पे खर्च करने जा रहे हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर को ही कैपेक्स ओपेक्स बोल रहे हैं। तो कितना कैपिटल हम लगा रहे जा रहे हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए। क्या जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क कंपोनेंट है वो 5G को कुछ सपोर्ट कर पाएंगे या हमको टोटली रिप्लेस करना होगा, क्योंकि हमारा जो अगला स्टैंडर्ड है वो हायर स्पीड का है, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स उसकी ज्यादा बड़ी है। तो क्या वेंडर्स जो हैं वो 5G कंपेटेबल इक्विपमेंट बनाएंगे, और क्या वो कंपोनेंट ऐसे होंगे जो सस्ते हों, विद इन रीच हों, उसको खरीदा जा सके, इंस्टॉल किया जा सके और कॉमन पर्सन उसको यूज कर सके, इतना महंगा ना हो। तो जो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पता लगा 5G आ तो गया पर इतना महंगा आया कि यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि उतना महंगा अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो ये सारी दिक्कत होगी। और इसी से जुड़ा हुआ अगला जो है वो भी डिसएडवांटेज है, अनइवन कवरेज। Despite never-ending carrier dispatch about their 5G investment, many areas of the US won't have 5G coverage for a long time. इतना कुछ होने के बाद भी 5G अगर यूएस में यूज हो रहा है तो कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पे कवरेज अभी नहीं हो पा रहा है। Enterprises that have offices in rural locations may be particularly vulnerable to gaps in 5G coverage. वहां पे ये पाया जा रहा है कि जो रूरल एरिया है वहां पे कवरेज उतना बढ़िया नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं, विल हैव टू रिलाई ऑन अ मिक्स ऑफ लेगेसी। कुछ जगहों पे 4G, कुछ जगहों पे 5G, और उनको ऐसे लेकर के काम चला रहे हैं। तो मिक्स किया हुआ है उन्होंने अभी। As a result, companies that don't have access to 5G are those forced to wait for an extended period before carriers offer 5G services in their areas could suffer competitively. तो जो एरिया ऐसे हैं जहाँ पे मान लीजिए 4G कनेक्टिविटी और वहां पे आपने कोई जो है इंडस्ट्री डाल रखी है, तो वहां पे तो उतनी तेज गति से काम होगा नहीं, क्योंकि डेटा उतनी ही तेजी से तो पहुंचेगा नहीं। आप पूरे विश्व के साथ उतनी तेजी से आगे बढ़ नहीं सकते, तो वो चीज वहां पे सफर कर रही है। तो इसीलिए कहा गया कि कितना पैसा लगाएंगे आप टेक्नोलॉजी को एडवांस होने में। क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, कैसे उतने लोगों की जो है क्षमता को आप बढ़ाएंगे, ये सारी चीजें जो है वो इसमें आती है। चौथा जो है लाइन ऑफ साइट, जहां तक देखने की क्षमता होती है उसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ साइट। दूर जहां तक हम देख सकें अपनी आंख से, कुछ ऐसा ही जो है वो 5G के लिए होगा कि इसके जो एंटीना है, इसके जो टावर हैं, उनकी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, क्योंकि ये जो सिग्नल्स होंगे ना अब माइक्रो में नहीं होंगे, अब ये मिलीमीटर में होंगे ये 5G सिग्नल्स। इनकी जो है फ्रीक्वेंसी 2G से 20 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी यूज होगी। तो अगर ये कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट्स आ गए तो वो कवरेज एरिया जो है वो हैम्पर्ड हो जाएगा। कंसिस्टेंटली चाहिए हमको तो डेटा, ऑफिस फैक्ट्री हर जगह। तो क्या वो डेटा मिल रहा है, या फ्यूचर में कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन हो गया, वहां पे हाई राइज बिल्डिंग हो गई, तो चूंकि एंटीना की साइज छोटी होगी और बिल्डिंग की साइजेस बड़ी होती जाएंगी, तो क्या कुछ ऐसा तो नहीं कि लाइन ऑफ साइट की प्रॉब्लम आ जाए, नेटवर्क ना अवेलेबल हो। और ऐसी दिक्कत आ रही है कुछ जगह पे। तो इसीलिए कहा कि ये कुछ इश्यूज हैं जो अभी आ रहे हैं। तो इतनी बात आज मुझे रखनी थी आप लोग के सामने। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करेंगे। आज हम लोगों ने कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कही, जिसको प्रॉस और कॉन कहा। कल इस पे आगे और बात करेंगे, और 5G के कंक्लूजन को जो है उसको कल रखेंगे।